नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पहले पार्ट में फोर्थ लेसन हमारा कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा। वो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि उनके विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होते हैं। तो बाइबल की ये उक्ति जो है शास्त्री जी पर बिल्कुल चरितार्थ होती है। तो अब हम आगे देखें पार्ट 2 में कि शास्त्री जी ने हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी और गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे और इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन भर सदस्य बने रहे। और इसमें शामिल होने के बाद शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतो द्वार में के काम में अपने आप को लगाया। अछूतो द्वार मीन्स कि जो व्यक्ति जो है नीची जाति के होते हैं, जिनको हम निम्न वर्ग का मानते हैं, तो उनको कहते हैं अछूत। अछूत व्यक्ति यानी शेड्यूल कास्ट में आते हैं। तो शेड्यूल कास्ट वालों को के लिए उन्होंने कार्य करना शुरू किया। तो यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल भी जाना पड़ा। और यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा शुरुआत हुई। तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। अब इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए और इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी, यानी कितनी बड़ी चाह थी। और दूसरी जेल यात्रा उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने में करनी पड़ी और सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। यानी इस तरह से 1930 कानून तोड़ो आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन और किसान आंदोलन, तो इस तरह से उन्होंने कई बार जेल गए। और इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी के द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी और पदाधिकारियों के रूप में जन सेवा में कार्यों में भी लगे रहे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस के कमेटी के सचिव बनाए गए और इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसीलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का यानी किसानों की परिस्थिति का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। और पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे जमींदारी उन्मूलन पर एक विशेष जोर दिया गया। जमींदारी उन्मूलन मतलब जो भी जिसकी जमीन है उसको उसका पूरा हक मिलना चाहिए। अब आगे देखें कि इसके बाद वे 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगरपालिका से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। और मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं के निकट से परिचित करवाया। और उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था, यानी वो गांव में किसानों के लिए रहे थे, इसीलिए गांव के जीवन का भी उनके पास अनुभव था। अब उसके साथ ही वे इलाहाबाद नगर पालिका के जन सेवा यानी उन इलाहाबाद नगर पालिका में रहे, इसीलिए वहां के लोगों की सेवा का भी अनुभव
जोड़ दिया गया। तो लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे एक देश की छोटी छोटी समस्याओं को उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। यानी वो छोटी से छोटी समस्याओं को बड़ी ही अच्छी तरह से सुलझा पाते थे। तो इसी तरह से उनके निराकरण की व्यवहारिक प्रक्रिया से वे अच्छी तरह परिचित हो गए और कार्य के प्रति निष्ठा, मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के निर्वाचित हुए। यानी 1937 में उन्होंने संयुक्त प्रांतीय यानी पूरे प्रांत की व्यवस्था के लिए सभा में वे निर्वाचित हुए और सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई और जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। और शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। यानी इंदिरा गांधी जी ने उन्हीं के राजनीतिक पद पर चलकर अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। अब देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी ये भिन्न भिन्न पदों पर रहे और उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू जी के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए और केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद संभाला। रेल आप समझते हैं, जहां ट्रेन चलती है तो रेल व्यवहार, और फिर परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, जो रोड पर गाड़ियां चलती हैं, फिर संचार, वाणिज्य यानी अकाउंट, उद्योग और गृह यानी घरेलू उद्योग, तो जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में भी वे मंत्री पद उन्होंने संभाला। तो इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण बन गया। तो अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे होता था। वे अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। तो वे सामान्य परिवार से थे। इतने बड़े ऊंचे पदों को संभालने के बाद वो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं मानते थे। वे मानते थे कि वे शासक नहीं हैं, वे जनता के सेवक हैं। तो ऐसी भावना से एक कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रियता मिली। इसी लोकप्रियता के कारण परिणाम यह हुआ, यानी इसी लोकप्रियता के कारण वो मंत्रालयों में ही नहीं साथ ही पूरे देश में भी लोकप्रिय माने गए। तो इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया गया और देश के इस महत्वपूर्ण कार्य पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण बन गए। और शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन या भटकाव नहीं था। तो वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से अधिकार संपन्न भी थे। केवल लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया, अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी, यानी कर्तव्य को पहले माना
और शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह मतलब एनुअल फंक्शन में, उनके अंतिम एनुअल फंक्शन में उन्होंने 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को यानी वहां के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह से विचार व्यक्त किए थे कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं और यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का बोझ भी आप पर आता है और जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के लिए और हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के हित तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्म संयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। अब शास्त्री जी ने दीक्षांत समारोह में उन्हें विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप जो कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं, ये नहीं भूलना है। और आपको उसके द्वारा कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं, जिसे भी आपको समझना है। तो लेकिन आपके कर्तव्यों का बोझ भी आप पर आता है, उसे भी आपको समझना है। तो आपको जो निजी स्वतंत्रता मिलती है इस देश में, उस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। तो अधिकार, कर्तव्य, आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आपको याद रखना है। आशा करती हूँ कि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके शब्दार्थ जो है आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर का PDF मैं आपको भेज दूँगी।